Hello friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the newspaper dated September 30, 2024 and the day is Monday. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग सबसे पहले हेडलाइंस की बात करते हैं। हेडलाइन से पहले ये कि आज 30 सितंबर हो चुका, आखिरी दिन है महीने का। एक और महीने मेहनत करनी है और अपने ख्वाब को ले ही लेना है इस बार। आपको पता है ख्वाब को पाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जो है करनी पड़ती है। नींद की सैक्रिफाइस, मस्ती की सैक्रिफाइस। एक महीने की बात है, अपना एंड में बेस्ट दे दीजिए, लग जाइए, ठीक है। और अब मुझे पता है आप लोग सब ऑलरेडी होंगे, हल्का मोटिवेट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो पहली न्यूज जो ये है वो ये है कि नेपाल में फ्लड आ गए हैं, उसके वजह से लैंडस्लाइड आई है। काठमांडू में अराउंड 170 लोग की डेथ हो चुकी है, ठीक है, इस फ्लड में और लैंडस्लाइड की वजह से, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ब्यूरो है जिसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब जो लोग देश छोड़ के जाते हैं। उन्होंने एक डेटा निकाला है कि 30,000 के अराउंड 29,446 इंडियंस जो है वो कहाँ गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया, पर अभी तक रिटर्न नहीं हुए हैं। और ये जो है वो कौन कौन से कंट्रीज गए हैं, तो कैम्बोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम, ठीक है। किस पे, तो विजिटर वीजा पे, लेकिन वापस नहीं आए हैं। तो देखा जाए, अगर स्टेट वाइज डेटा देखा जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब से लोग गए हैं, नेक्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र से गए हैं, फिर तमिलनाडु से गए हैं, और फिर जो है वो जो है कहाँ से गए हैं, केरला से और तेलंगाना से गए। तो ये सारे इनफैक्ट यूपी से भी आप देख सकते हैं 2946 लोग गए हैं, दिल्ली से 2140 लोग गए हैं, गुजरात से गए, राजस्थान से गए, हरियाणा से गए हैं। इन लोग वहां जो गए ना, वहां ये लोग को साइबर स्लेवरी में फंस गए हैं। ये टर्म जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिया है कि ये ट्रैप हो गए हैं साइबर स्लेवरी में जाके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो अब ये साइबर स्लेवरी है क्या, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक डेटा है एज के हिसाब से कौन से लोग गए। तो आप देख सकते हैं 20 से 29 और 30 से 39 जो एज ब्रैकेट में लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे गए हैं और वापस नहीं आए। तो ये कौन सी एज ग्रुप है, ये वर्किंग एज ग्रुप है, यानी वहां जाके वो लोग कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, गए विजिटर वीजा पे है पर काम कुछ और कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें साइबर स्लेवरी की, जो टर्म यूज किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, तो ये जो साइबर स्लेवरी, इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो स्कैमिंग कंपनी, ये लोग जाते हैं पहले साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे इनको स्कैमिंग कंपनी में एम्प्लॉय कर दिया जाता है। एम्प्लॉय करके इनका फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया जाता है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, लोगों को ल्योर मतलब कि फंसाते हैं कि वो इन्वेस्ट करे फर्जी साइबर क्रिप्टो करेंसी ऐप वगैरह में जो फ्रॉड होते हैं, या फिर किसी फ्रॉड वाले फंड में। वहां पे जाके ये लोग क्या करते हैं, वहां पे जाके लोगों को फंसाते हैं। ऐसे जैसे आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, मतलब कोई मुल्ला कोई टारगेट फंस जाता है, तो क्या करते हैं, उनको घोस्ट कर देते हैं। घोस्ट का टर्म जो है, आप जेनजी वाले, आपको तो पता ही है जनरेशन जी वाले घोस्ट टर्म होता क्या है, अचानक से एकदम बात कर देना। ये आजकल डेटिंग ऐप वगैरह में भी बहुत ये ड्रामे चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, लोग 2-3 महीने बात करेंगे और फिर तू कौन मैं कौन एकदम से गायब, सारा कम्युनिकेशन ही को एकदम ठप कर देना, इसको बोलते हैं घोस्टिंग, ठीक है। भूत जैसे होता है, दिखता विखता नहीं है, वैसे ही घोस्टिंग टर्म है। तो घोस्ट कर दिया जाता है और ब्लॉक कर दिया जाता है। और फिर ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, ये तो साइबर क्राइम ही है ना, इसीलिए इनको साइबर स्लेवरी का शिकार माना जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन, अराउंड 1 लाख कंप्लेन जो है साउथ ईस्ट रीजन से जो है वो कंप्लेन जो है रजिस्टर करी गई है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि जा रहे हैं और वहां जाके फंस जा रहे हैं। तो ये तो रही हेडलाइंस की बात। अब हम लोग डिटेल में न्यूज को अंदर देखते हैं। पहली न्यूज तो ये है कि हाँ, इजराइल ने एक और हिजबुल्ला लीडर को मार दिया लेबनान में, और साथ ही साथ यमन में हुती पे भी अटैक कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या है ना, एक हाई रैंकिंग हिजबुल्ला ऑफिसर थे, ठीक है, जिनको एयर स्ट्राइक जो है वो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप ने एयर स्ट्राइक में मार दिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हसन नसरल्ला। हसन नसरल्ला जो है वो एक लीडर है जिनको इन्होंने मार दिया है इजरायली मिलिट्री ने। और ये एक इन्होंने स्ट्राइक किया हुती टारगेट्स को यमन में भी, ठीक है। किसने, इजराइल ने टारगेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये लोग हिजबुल्ला के इतने बड़े ऑफिसर को मार दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने और भी किसी को मारा है जो कि मिलिट्री के नाबिल कौक हैं, जो कि डिप्यूटी हेड है हिजबुल्ला के सेंट्रल काउंसिल के।
वो सैटरडे को इन्होंने उनको भी मार दिया है। उसके अलावा इन्होंने 7 सीनियर हिजबुल्लाह लीडर को इजराइल में मार दिया है। इसके अलावा अली कराकी एक सीनियर कमांडर है, उनकी भी डेथ हो गई है फ्राइडे को इजराइल की स्ट्राइक में। और व्हाइट हाउस की जो नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्समैन है, जिनका नाम क्या है, जॉन किर्बी, उन्होंने भी साइड स्टेप कर दिया यूएस में अग्री करके कि किस तरह से इजरायली टारगेट को हिजबुल्लाह लीडर्स ने मार दिया है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो ये जो वॉकी टॉकी और पेजर अटैक हुआ था इजराइल का, वो तो हुआ ही हुआ था। इसके अलावा डायरेक्ट अटैक भी हो रहा है। अगर हम लोग लेबनान की डेटा को देखें तो लेबनान के डेटा के हिसाब से 156 विमेन और 87 चिल्ड्रन, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ी से इधर डिस्टर्बेंस हो गई थी, मुझे माफ करेगा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, इजराइल ने ट्रैक किया नसरल्ला को महीने तक, ठीक है। नसरल्ला हेड के लीडर थे, उनको पहले इन्होंने ट्रैक किया, महीने तक इनकी सारी खबर रखी कि कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, और फिर जैसे ही इनको छोटा सा विंडो मिला कि कहाँ पे ये हो सकते हैं हिजबुल्लाह लीडर, तो उन्होंने उनको मार दिया। तो ये ऑपरेशन काफी टाइम से प्लान्ड है। और इजराइल के पॉलिटिकल लीडर्स ने अमेरिका के काउंटर में कहा था कि पॉसिबिलिटी है सीज फायर की लेबनान में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी सीज फायर की होने की वजह से क्या है, इन्होंने कहा था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो भी अभी उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिजबुल्लाह का डेसिमेशन कैसे किया इन्होंने। तो पहली चीज तो ये कि हसन नसरल्ला जो है वो सेक्रेटरी जनरल है हिजबुल्लाह के, उनको तो इन्होंने 27 सितंबर को मार दिया। उसके अलावा इन्होंने नईम कासिम को मारा। शूरा काउंसिल है इनका, इनके अंदर इन्होंने इसके एग्जीक्यूटिव हेड, पॉलिटिकल हेड, पार्लियामेंट्री ब्लॉक को मार दिया। जिहाद काउंसिल में इनके जो टॉप के कमांडर है उसको 27 सितंबर को, 30 जुलाई को, 20 सितंबर को मारा है। अली करकी जो है टॉप कमांडर था, फौज शुक्र जो है वो इनका मिलिट्री कमांडर था, इब्राहिम अकीद, तो ये सारे जिहाद काउंसिल के मेंबर थे। इन लोगों ने इनको मार दिया है। अब यहाँ अगर हम मैप दिखाऊं तो ये देखो, ये रहा छोटा सा इजराइल। एक तरह से देखा जाए तो ये 3 फ्रंट अटैक कर रहा है। ये लेबनान पे अटैक कर रहा है, गाजा पे तो किया ही किया है, साथ ही साथ यमन में जो हुती रिबल्स हैं, ठीक है, इन पे भी स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और लेकिन इजराइल क्या कह रहा है, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू इजराइल इट इज अ डिफेंसिव एक्शन, मैं डिफेंड कर रहा हूँ अपनी टेरिटरी को, ठीक। और दूसरी चीज क्या है कि डिफेंड कर रहा है अपनी टेरिटरी को, और इसने जो है वो डिफेंसिव एक्शन ले रखा है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आपका पर्सनल व्यू पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मेरा भी कुछ भी हो सकता है कि हाँ ये सारे टेररिस्ट हैं, इनको खत्म करना जरूरी है, इनका कॉज सही नहीं है। पर अगर आप कह रहे हो मैं ए हूँ, बी ने मुझ पे अटैक किया, तो अगर मैं अटैक को डिफेंड ही कर रही हूँ, मैं डिफेंसिव एक्शन ले रही हूँ, तो मुझे बी पे एक्शन लेना चाहिए। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं बी के छोटी फैमिली सी डी ई एफ, जिनका कोई लेना देना नहीं है, मैं उन पे भी अटैक करूं। बट अभी इजराइल यही कर रहा है, बी पे तो अटैक कर रहा है, इन सब पे भी अटैक कर रहा है जिनका कोई स्टेक नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाती है इसमें, क्योंकि लेबनान ने डेटा निकाला है कि अराउंड 1030 लोग मर चुके हैं, जिसमें बच्चे और औरतें हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, ये एक तरह का जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे गलत जा रही है इजराइल। अगर आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हो तो सिर्फ उनको करो, उन पे अटैक करो जिन्होंने आपको किसी ना किसी तरह से हार्म किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। दूसरी न्यूज ये है कि नेपाल में 170 लोग मर गए हैं। आपको पता है ये फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से। लैंडस्लाइड और फ्लड ने क्या ट्रिगर किया है, तो टोरेंशियल रेन ट्रिगर किया है, जिसमें एटलीस्ट 170 लोग की जान जा चुकी है और 42 लोग मिसिंग हैं। कहाँ पे, ठीक है, नेपाल में। 13 बॉडी स्ट्रैप है काठमांडू बाउंड बस में। क्या हुआ कि काठमांडू में बहुत ज्यादा बारिश आती है, टोरेंशियल रेन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश। इतनी बारिश हो गई कि इसके वजह से बाढ़ तो आई गई, साथ में लैंडस्लाइड्स भी हो गए। क्योंकि आपको पता है नेपाल क्या है, नेपाल इज अ माउंटेनस रीजन, हिमालयन स्टेट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे इतने सारे पहाड़ है, ये रहा आपका काठमांडू, यहाँ पे अगर बारिश होती है तो जो लैंड है वो लूज हो जाता है नीचे से, और लूज होने की वजह से लैंडस्लाइड की स्थिति बन जाती है। और लैंडस्लाइड की स्थिति बनने की वजह से क्या होता है कि काठमांडू में पूरी तरह से फ्लड आ जाता है, ठीक है, और साथ में जमीन खत्म हो जाती है। अब ये देख सकते हैं आप, हाईवे में लोग फंसे हुए हैं। जब भी कोई बाढ़ या ऐसी स्थिति होती है तो सिर्फ ह्यूमन डैमेज नहीं होता है, उसके अलावा क्रॉप्स का डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवेज वगैरह का, रोड का डैमेज होता है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग मर गए। स्कूल्स को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बाढ़ की वजह से बागमती नदी अपने डेंजर मार्क से 2.2 मीटर ऊपर बह रही है। एक डेंजर मार्क होता है ना, उससे भी ऊपर। कहा जाए तो काठमांडू में 322.2 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड करी गई है।
और ये बागमती इंपॉर्टेंट हमारे बिहार पर्सपेक्टिव से हो जाता है। बागमती बिहार में बहने वाली नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर में से एक है, तो अगर ये इतने मार्च से ऊपर बह रही है तो वो हमारे बिहार के लिए खतरनाक है। तो चलो थोड़ा सा बागमती के बारे में बता देती हूँ। बागमती काठमांडू वैली से निकलती है, एंटर करती है बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, और फिर वहां से एंटर करके बागमती दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है। एक वो बेगूसराय चली जाती है और एक चली जाती है कोसी के बदला घाट में मिल जाती है बागमती। तो देखो ये जो बेगूसराय वाला है ना, ये किसी बुक में कोई और जगह लिखी रहती है, किसी में कोई और खगड़िया कुछ भी लिखा होता है, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बागमती नदी बिहार में बहती है। बागमती नदी कौन कौन से जिला में बहती है, तो दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, यहाँ पे बागमती नदी बहती है। और बागमती नदी अल्टीमेटली कोसी में मिल जाती है, कहाँ पे, तो बदला घाट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बदला घाट। ठीक, तो ये कुछ बागमती नदी के बारे में भी साथ साथ बता दिया। उसके अलावा आपको पता है हमारी बुक है तर्कश, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास प्रीलिम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ट्रैक्शन मिला। अब इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि रशिया भी कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड है। तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, उसको प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पैसा लगाने के लिए, फंसाने के लिए बोल रही थी, लगाने के लिए तैयार है। अब ये है क्या, तो देखिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो बहुत जरूरी है हमारे एनर्जी ट्रांजिशन को बचाने के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करता है डीकार्बनाइजेशन। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें अगर प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की जाए तो जैसा नाम है स्मॉल एंड मॉड्यूलर, स्मॉल का मतलब जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उससे तिहाई फ्रैक्शन छोटे होते हैं, और मॉड्यूलर का मतलब होता है फैक्ट्री असेंबल और ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब आप मॉड्यूलर किचन का नाम सुना है आप लोगों ने, क्या होता है, बनता कहीं और है और फिर असेंबल कर दिया जाता है हमारे घर में। सेम ये स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, फैक्ट्री में ये बनाया जाएगा और इसको ट्रांसपोर्ट करके जहां पे भी इसको लगाना है वहां लगा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लैंड एक्विजिशन का खर्चा बचेगा, एक्स्ट्रा लैंड की जो परमिट वर्मिट लेनी पड़ती है वो बचेगा। उसके अलावा ये 40 से 60 साल तक ऑपरेट कर सकता है, 90% कैपेसिटी यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है, तिहाई कॉस्ट पे होगा क्योंकि छोटा है, और सबसे बड़ी चीज है ये डीकार्बनाइजेशन इंश्योर करता है। मतलब ये क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, इसको कार्बन न्यूट्रल सोर्स बोलते हैं। इसके अंदर जो यूरेनियम की भी जरूरत पड़ती है ना, वो लो इनरिच्ड यूरेनियम होता है। देखो यूरेनियम जो हमारे पास अवेलेबल है ना, उसको हम यूज नहीं कर सकते न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि यूरेनियम को चाहिए होती है इनरिचमेंट करोगे तब यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो होता है ना एसएमआर को लो इनरिचमेंट में ही काम चल जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं इनरिचमेंट करने की। ठीक है, अब इसका जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है 30 से 300 मेगावाट एनर्जी पावर आउटपुट देता है पर यूनिट, और ये बेस लोड पावर से भी ना जो है उतना ये नहीं करता। ये एक इम्पॉर्टेंट थर्मल सोर्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन न्यूट्रल सोर्स है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कैडावर डोनेशन। कैडावर डोनेशन की बात की जाए तो सीपीआई मार्क्सिस्ट लीडर सीताराम येचुरी जो है उनकी डेथ हो गई, आपको पता ही है, और इन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी है एम्स को। जब इंसान पूरी बॉडी डोनेट करता है ना, कोई ऑर्गन नहीं, पूरी की पूरी बॉडी, तो उसको कैडावर डोनेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। कैडावर डोनेशन में क्या होता है कि ये बॉडी अपनी डोनेट कर देते हैं, किस चीज के लिए, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल के, उनको एनाटॉमी और सर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो कैडावर डोनेशन है ये सिर्फ एनाटॉमी और सर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उसकी भी स्टडी के लिए काम आ जाता है ये कैडावर डोनेशन। कौन डोनेट कर सकता है बॉडी को, तो जो 18 साल के ऊपर हो, लीगली कंसेंट दे सकता है कि हाँ मैं कैडावर डोनेशन कर सकता हूँ, तो वो रजिस्टर करेगा कि हाँ मेरे डेथ के बाद आप मेरी बॉडी डोनेट कर सकते हो। उसको उनका गार्जियन या जो नेक्स्ट टू गार्जियन है वो डोनेट कर सकता है ये बॉडी को। ऑल्दो वो लोग जिनकी मौत हो चुकी है क्रॉनिक इलनेसेस से, जैसे कि कोई इन्फेक्शन डिजीज हो, टीबी, सेप्सिस, एचआईवी, तो वो जो है ना, ऑल्दो ये लोग जो मरे हैं इनकी बॉडी नहीं ली जाती है, क्योंकि इस तरह के डिजीज इन्फेक्शियस बॉडी पे कोई किसी तरह का एक्सपेरिमेंट या स्टडी नहीं हो सकती। सेम वैसी बॉडीज जिनके ऊपर कोई मतलब बोलते हैं ना कि आकस्मिक मौत हो गई है, कोई अननेचुरल कॉज से, मर्डर या फिर किसी इन सब चीजों जिसमें मेडिको लीगल केसेस हैं, वो बॉडी भी नहीं ली जा सकती है। ठीक है, इंसान डोनेट कैसे कर सकता है, तो देखो ऑर्गन डोनेशन के लिए एक मेथड है।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करने में हेल्प करती है। बट अगर किसी को कैडावर डोनेशन करना है यानी फुल बॉडी डोनेट करना है तो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ट्रैक करने के लिए। आपको किसी मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाना है, वहां पे रजिस्टर कराना है वहां के डिपार्टमेंट में कि मैं अपनी बॉडी डोनेट करूंगा आफ्टर डेथ। कुछ फॉर्म्स होते हैं उनको साइन करने पड़ेंगे और डेथ के बाद जो नेक्स्ट टू किन होगा यानी जो नेक्स्ट टू फैमिली मेंबर होगा वो मेरी बॉडी जाकर, मान लो मैंने अगर कैडावर के लिखा तो मेरी बॉडी जाके डोनेट कर देगा। कितने कैडावर्स डोनेट होते हैं इंडिया में? तो इनफ नहीं होते हैं। देखो कैडावर डोनेशन का ये रूल है ना कि हर स्टूडेंट पे जो मेडिकल पढ़ने आता है, मेडिसिन पढ़ने आता है, हर 10 स्टूडेंट पे एक बॉडी होनी चाहिए। पर इतनी बॉडी इनफ है नहीं। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली की बात करें तो उसमें 70 कैडावर बॉडी है जो कि इनफ है 132 स्टूडेंट्स के लिए। पर ये सेम स्टोरी हर जगह नहीं है। सफदरगंज मेडिकल कॉलेज या वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज या फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, इसमें 18 कैडावर्स ही हैं पर बैच के हिसाब से, जिसमें 150 से 170 स्टूडेंट है। तो ये इनफ नहीं है बॉडी, जबकि ये सारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं। सोचो और ज्यादा स्टेट्स में क्या स्थिति होगी। मेडिकल कॉलेजेस कैसे फिर काम करती हैं? तो मेडिकल कॉलेजेस वो बॉडी जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है ना, अनक्लेम्ड डेड बॉडी का मतलब हुआ ऐसी बॉडी जिसको 48 घंटा तक किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये मेरे फैमिली मेंबर है, तो उसको क्या किया जाता है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और फिर वहां जाके उस पर स्टडी होती है। लेकिन एक स्टडी है बीएमएस मेडिकल एथिक्स की, उस स्टडी के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं मेडिसिन पढ़ रहे हैं उनको कैडावर शूटिंग जो है वो बढ़ गई है, मतलब कैडावर रिक्वायरमेंट बढ़ी है क्योंकि स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं। लेकिन कैडावर की सोर्सेज उतनी नहीं बढ़ी है, अनक्लेम्ड बॉडी ही यूज की जा रही है। अब देखो इसमें एक एथिकल इशू हो जाता है। ज्यादा से अधिक जो अनक्लेम्ड बॉडीज होती है ना वो गरीब, पुअर, मार्जिनलाइज लोगों की होती हैं। तो डर होता है कि शायद इन्होंने कंसेंट दिया भी नहीं हो। फिर भी कुछ कंट्रीज ऐसी है ना जो कि कैडावर तब तक नहीं लेती हैं जब तक कंसेंट ना मिले, कोई लॉयर ना हो, कोई इस तरह का विल ना बना हो, ठीक है, वो जब तक ना हो तब तक कैडावर बॉडी डोनेट नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कैडावर डोनेशन की। अब क्योंकि सीताराम येचुरी जी इतने महान व्यक्ति कैडावर डोनेट कर रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पल सेट होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज ये है कि आपको पता है अभी हिजबुल्लाह में नसरल्लाह की जो बोलते हैं किलिंग हुई है बाय इजराइल, इसने बहुत चीज को बदल दिया है। आपको पता है हमास अटैक जो अक्टूबर 7 को शुरू हुआ था उसके बाद से ये चीज चली आ रही है। नसरल्लाह की डेथ के बाद अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि लेबनान ने में मारने के वजह से इजराइल ने एक बहुत बड़ा बटन पुश कर दिया है। इस बटन के वजह से क्या है कि जो क्या नाम है, ईरान जो है, ईरान ने अब लिया कि हम बदला लेंगे। अब ये चीज ना फैलती है, अगर आप एक जगह घुसोगे ना तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वहां पे फैल सकता है। तो बोला जाता है स्टेप बैक करने की जरूरत है। अगर स्टेप बैक करेंगे नहीं तो डिप्लोमेसी अगर नहीं करेंगे तो ये चीज और फैलेगी, यहाँ से शुरू होकर ये वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकती है और इस तरह की चीजें रीजनल वॉर क्रिएट करती हैं। जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमीनी, ये जो है वो जो आयतुल्ला खमीनी है वो उनको अभी एक सेफ लोकेशन पर भेज दिया गया। तो अब ईरान जो है इसमें घुस जाएगा, लोग घुस जाएंगे। जब ईरान इसमें घुस जाएगा तो ये चीज और ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है 12 महीने पहले शुरू हुआ था, पर ये कॉन्फ्लिक्ट हर तरह की लाइंस क्रॉस कर चुका है, स्पेशली इजराइल के द्वारा। और इसमें यूएस ने बड़े अटेम्प्ट किए कि इसको बंद किया जाए, इसके एग्रेशन को। और गाजा में देखा जाए तो 41,000 से ज्यादा एक इस महीने ही लोग मर चुके हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया जो कि बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को परेशान कर रहा है। बहुत लोग डिस्प्लेस हो गए, फेमीन का खतरा आ गया है। तो अगर इसको अभी रोका नहीं गया, डी एस्केलेशन हुई नहीं, तो ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी और ये डेंजरस एज बन के निकल जाएगा और ये पूरी तरफ फैल जाएगा। तो इसको रोकने की जरूरत है। उसके अलावा एक आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने क्या बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है उसको वो और ज्यादा बढ़ाने के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट के जो रूल्स है उसको ईज करेंगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता क्या है? पब्लिक प्रोक्योरमेंट जब गवर्नमेंट खरीदती है कोई चीज, ठीक है, अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट 20 से 22% हमारे जीडीपी का जो है वो ये लेता है। अब हर सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट में एनुअल टारगेट 25% प्रोक्योरमेंट करती है, ठीक।
जनरल प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। अमेंडमेंट क्या करने की ज़रूरत है कि कुछ सेक्टर इकोसिस्टम के जो टाइम लेते हैं ना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ, वो टाइम लेते हैं डेवलप होने में, और डेवलप होने के वजह से ये इनिशियली कम वैल्यू ऐड करते हैं हमारी इकोनॉमी में, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इन ऐसे सेक्टर्स को क्लास 1 क्लास 2 सप्लायर में ट्रांजिशन करा दिया जाए। अब ये क्लास 1 क्लास 2 सप्लायर होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्लास 1 सप्लायर वो एंटिटी होती हैं जिनमें 50% लोकल कंटेंट, मतलब वो लोकली 50% अपना कंटेंट बना रहे हैं। मान लो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हूँ, मैं कोई ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मेरा 50% मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो लोकली, मैं अपने इधर लोकली बना रही हूँ, तो मैं क्लास 1 में चली जाऊंगी। पर अगर मैं 20% लोकली बना रही हूँ तो मैं क्लास 2 में चली जाऊंगी। और ये जो क्लास 1 क्लास 2 सप्लायर्स होते हैं ना, इनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और इनको अगर कोई क्लास 1 क्लास 2 सप्लायर में चला गया तो उसका प्रोक्योरमेंट थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो वैसे सेक्टर्स से अभी फीडबैक लिया जाएगा, फीडबैक लेने के बाद जो है चेक किया जाएगा कि ये कितना इन्वेस्टमेंट दे सकती है, और फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अभी इंडिया का हाफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट दे रहा है, यानी कि हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत पैसे दे रहा है इंडिया को। उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेज जो बन रही हैं, जैसे सीटी स्कैन, लोकल प्रोडक्शन, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी जो है वो उसकी क्या बोलते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको पता है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शियरी, और सेकेंडरी में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो जो जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन है ना इंडिया में, आपको पता है जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ आप जानते हैं ना, ग्रोथ का मतलब इकोनॉमी में पैसे बढ़ना, लेकिन इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब्स नहीं बन रहे। तो ये जॉबलेस ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट बढ़ेगी, तो लोगों के अंदर इंसेंटिव आएगा और मैन्युफैक्चरिंग का। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो है रोड मैप बनाई जाए, और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर क्वेश्चन ऑफ द डे की बात की जाए तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर रुफिया है। बहुत सारे लोगों ने रुफिया ही आंसर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, सही आंसर दिया है। आज ये क्वेश्चन जो है, आप ये मैं पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इसी बहाने आपकी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। इसको आप आंसर दें, ठीक है, और मुझे बताएं कि क्या आंसर हो सकता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे कॉमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगी, वो ये है कि जिस तरह से बागमती, आज मैंने आपसे पूछा ना कि बागमती, वैसे आप मुझे बताएंगे कि कोसी का ओरिजिन कहाँ से होता है, और कोसी जो है वो अल्टीमेटली किस नदी से मिलती है और कहाँ जाकर मिलती है। ये दो चीजें ही बस आज आप बताएंगे, बाकी तो जो है अच्छे से रिवाइज करिए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें मैंने आपको बताई है, एंड कीप स्टडिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।